So we will start with CET level questions of current electricity. And remember, current electricity दोनों साल का एक साथ करेंगे. दोनों साल मतलब 11 में जो बेसिक क्वेश्चन थे वो. Then slowly we will increase level. So question number 2, question number 1 नहीं है because maybe it is too simple maybe. So question number 2, the temperature coefficient of resistance of a wire is 0.00125 per degree Celsius. At 300 Kelvin, its resistance is 1 ohm, and the temperature at which resistance becomes 2 ohm is. तो क्वेश्चन सिंपल है. हमारे पास एक वायर है जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया है 0.00125 पर डिग्री सेल्सियस. 300 केल्विन पे इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम. आपको पूछा है एट व्हाट टेम्परेचर द रेजिस्टेंस विल बिकम 2 ओम, राइट. तो पहले सबसे पहले बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यू मस्ट नो व्हाट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. तो इफ यू रिमेंबर, हमने प्राइमरीली दो टाइप के मटेरियल देखे थे. एक थे गुड कंडक्टर्स, दूसरे थे सेमी कंडक्टर्स. क्योंकि बैड कंडक्टर तो बैड कंडक्टर ही है, उसमें रेजिस्टेंस नॉर्मली इन्फिनाइट होता है. तो रेजिस्टेंस इज इन्फिनाइट देयर. बट फॉर एग्जांपल लेट अस टेक कंडक्टर. आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों का, कंडक्टर का और सेमी कंडक्टर का. तो इन केस ऑफ कंडक्टर व्हाट यू हैव इज, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जब स्टार्ट किया था हमने, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था जिसमें हमने बेसिकली ये सब डिस्क्राइब किया था कि हमारे पास अगर एक कंडक्टर है तो कंडक्टर कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड कंडक्टर आल्सो हैज पॉजिटिव आयन्स. तो ये कंडक्टर है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और कौन होगा इसमें, पॉजिटिव आयन्स. So you have positive ions as well as you have large number of free electrons. So these red dots, they are nothing but positive ions. And free electrons भी बहुत सारे हैं यहाँ पे. You have large number of free electrons. जब तक हमने इसको कोई सेल या बैटरी कनेक्ट नहीं किया तो all these electrons are moving randomly. They are in a state of random motion. And when they are in a state of random motion, net current through any section is 0. क्योंकि अगर मैं कोई भी सेक्शन लेता हूँ, if I take any section of conductor wire, right, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट गए उतने के उतने राइट से लेफ्ट आ गए पर यूनिट टाइम, मतलब पर सेकेंड. तो नेट चार्ज फ्लोइंग इज 0. अगर नेट चार्ज 0 है तो करंट इज ऑल्सो 0. बट when you connect a battery or cell, अब क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं इसी में सॉल्व करके देने वाला हूँ आपको, तो अच्छे से ध्यान देना. As soon as you connect a battery or a cell, so all the electrons they start moving from negative terminal towards positive terminal. इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट मोशन. क्या बोलते हैं इसको, ड्रिफ्ट मोशन. ये जो हमने बैटरी लगाया, ये बैटरी करता क्या है, ये बैटरी कंडक्टर के अंदर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है. क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, राइट. रिमेंबर दिस. जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उतना ही ज्यादा स्पीड होगा. इसका स्पीड इलेक्ट्रॉन्स का. तो कनेक्ट करो पॉइंट बाय पॉइंट. एज सून एज यू कनेक्ट द बैटरी, देयर इज electric field at every point inside the conductor. All the electrons they start moving from negative towards positive terminal of the cell. Correct. इस मोशन को क्या बोला था हमने, ड्रिफ्ट मोशन. तो electrons are said to be drifting. Good, right. And the speed of electrons is called as drift speed या फिर drift velocity. जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर मैं डिनोट करता हूँ Vd से, तो Vd इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ग्रेटर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, मोर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी.
तो क्वेश्चन नंबर 1 तो मैं बाद में सॉल्व करूंगा, पहले क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। The drift velocity Vd varies with intensity of electric field as per the relation directly proportional. करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के लिए जो रिक्वायर्ड आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यू शुड नो, राइट। अब फिलहाल व्हाट आई विल डू इज, ये हमारे पास बैटरी ऑलरेडी है, समझ के चलना। बैटरी कनेक्ट करके रखा है, सिर्फ मैं दिखा नहीं रहा हूँ, दैट्स इट। देयर इज अ सेल हियर कनेक्टेड, right? And you know, when electrons are drifting, these ions are vibrating, and because of the vibration, electrons will undergo collision with ions, and this leads to resistance. So source of resistance क्या था? collision between electrons and vibrating ions. imagine मैं इसको हीट प्रोवाइड करता हूँ। If I heat this, तो क्या होगा? ये जो आयॉन्स है ये ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट होंगे, एडिशनली दे विल वाइब्रेट मोर रिगरसली, मतलब ज्यादा फास्ट होंगे, which will lead to increase in the number of collisions. तो कोलिजन बढ़ना मतलब कौन बढ़ना? रेजिस्टेंस बढ़ना। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं पीटीसी टाइप, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसका सिंपल मतलब ये होता है, इफ यू प्लॉट ग्राफ, मैं अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर प्लॉट करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस प्लॉट करता हूँ, तो विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। तो इसको क्या बोलते हैं? पीटीसी। क्या बोलते हैं इसको? पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल। तो किसी मटेरियल का अगर रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर बढ़ेगा तो तू क्या बोलोगे? पीटीसी। पीटीसी मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब इसको छोड़ के अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करते हो, सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। सेमीकंडक्टर मतलब मटेरियल लाइक सिलिकॉन, मटेरियल लाइक जर्मेनियम, जिसमें लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4। कितने थे? 4, राइट। तो इफ यू नो, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं? इनके पास कितने हैं? ये जो मैं यहाँ पे रेड डॉट दिखा रहा हूँ, दिस रेड डॉट्स आर नथिंग बट एटम्स। कौन से एटम्स? सिलिकॉन एटम्स। विच एटम्स? सिलिकॉन एटम, राइट। यहाँ पे ये डॉट्स कौन थे? आयन। यहाँ पे कौन है? सिलिकॉन एटम। तो अगर आपको याद है क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इफ यू रिमेम्बर, हर एक ईच ऑफ दिस has 4 electrons in its valence shell. ये 4 डॉट मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में। इस क्वेश्चन के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि एज आई टोल्ड यू 11th के भी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो सब के सब सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में? 4। और कितने चाहिए? 8। तो क्या होगा? शेयरिंग। हर एक सिलिकॉन अपने अपने नेबर के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब ये जो पर्टिकुलर सिलिकॉन एटम है, ये अपने 4 नेबर के साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, राइट। तो जब जब शेयरिंग होता है, देन यू हैव फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है। क्लियर? गुड। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन शेयर तो हो गए, लेकिन कहाँ है? वैलेंस शेल में है। कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, लेकिन कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन क्या थे? फ्री थे। तो जब मैंने कंडक्टर को हीट किया तो हुआ क्या? ये जो आयॉन्स थे दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर रिगरसली विथ मोर एम्पलीट्यूड, मतलब कोलिजन बढ़ गया, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया। लेकिन सेमीकंडक्टर में अगर मैं सेमीकंडक्टर को हीट करता हूँ तो क्या होगा? सेमीकंडक्टर को हीट करने से क्या होगा? सबसे पहले ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं दे विल स्टार्ट ब्रेकिंग, देन द इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट बिकमिंग फ्री। मतलब नाउ यू हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे क्या? जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे तो फिर करंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो करंट मिलेगा? यस। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे हैं, तो अब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं अवेलेबल कंडक्शन के लिए।
तो इस केस में उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो ये ऐसा आएगा। विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, इसको बोलते हैं एनटीसी टाइप, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल्स। तो सेमीकंडक्टर कौन सा टाइप है? कंडक्टर कौन सा टाइप है? अब क्वेश्चन ये है, पर डिग्री सेल्सियस चेंज के लिए, पर डिग्री मतलब डिग्री कहाँ गया? डिनोमिनेटर में। हर एक डिग्री चेंज के लिए कितना आपका रेजिस्टेंस चेंज होता है, उसको आप बोलते हो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको डिनोट करते हैं हम लोग अल्फा से। किससे डिनोट करते हैं इसको? अल्फा से। गुड, राइट। तो अल्फा, ये अल्फा दो जगह पे देखोगे, एक का थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन में रॉड है, रॉड को हीट कर रहे हो, पर डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर के लिए लेंथ कितना बड़ा, उसको बोलते हो लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यहाँ पे हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं क्या? हम किसकी बात कर रहे हैं? टेम्परेचर की। तो ये अल्फा कौन है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, मतलब पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंस कितना चेंज हुआ, दैट इज द आइडिया। अब एक फॉर्मूला है दैट टेल्स यू, रिमेंबर, गलती कहाँ हो सकती है पहले वो समझेंगे। तो मैं पहले एक सॉल्यूशन बताऊंगा जो गलत है, बाद में करेक्ट करेंगे, क्योंकि नॉर्मली कंफ्यूजन रहता है वहां पे। बुक्स में बहुत जगह पे ऐसा लिखा होता है फाइनल रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ये सबसे पहली गलती, क्योंकि कभी भी याद रखना, अल्फा डिफाइन करने के लिए इनिशियल टेम्परेचर हम हमेशा लेते हैं 0 डिग्री। तो रेफरेंस टेम्परेचर कौन है? 0 डिग्री। कौन है? 0 डिग्री। अगर आपने डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व किया तो क्या होगा, देखो ऐसा रखो इसको। तो फाइनल फाइनल रेजिस्टेंस कितना बोला है? 2 ओम। इनिशियल रेजिस्टेंस कितना बोला है? 1 ओम। अल्फा की वैल्यू कितनी बोली है? 0.00125। डेल्टा टी मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, राइट। तो ये 1 इंटू एनीथिंग इज द नंबर, मतलब 1 का कोई मतलब नहीं है इधर, ये 1 को यहाँ लाएंगे तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 0.00125। फाइन क्या करना है? फाइनल टेम्परेचर। गिवन क्या है? इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। कितना है? तो दूसरी नंबर की गलती, ये जो आपने अल्फा लिखा ये था पर डिग्री सेल्सियस, और वो टेम्परेचर आप लिख रहे हो केल्विन में, नहीं चलेगा। बोथ ऑफ देम शुड बी इन द सेम यूनिट्स। तो 300 केल्विन मतलब कितना? 27 डिग्री, राइट। क्योंकि ये पर डिग्री में था तो उसको भी क्या किया? डिग्री में किया। एक डिग्री में, एक केल्विन में नहीं चलता। देन इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये कितना आया? 1। ये कितना है? 125 इंटू 10⁻⁻5, 10⁻⁻5, 1 2 3 4 5 इक्वल टू टी फाइनल माइनस 27, करेक्ट। ये 10⁻⁻5 ऊपर जाके क्या होगा? +5। 10⁻+5 मतलब 1000 इंटू 100, 3 और 2 कितने? 5। क्यों किया मैंने ये 1 जा एंड 8 जा, तो ये 800 आ गया, और ये जो 27 था ये शिफ्ट कर दिया, तो कितना आ गया? +27। कितना आ गया? टी फाइनल 827 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कितना? 273 केल्विन, मतलब ऐड कर लोगे कितना आ गया? 1100 केल्विन, करेक्ट है? हाँ है, लेकिन ये गलत है। दैट इज वाई पहले गलती कहाँ होती है वो पता होना चाहिए। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे जो अल्फा है, ये जब अल्फा डिफाइन करोगे तो कंपलसरी इधर इनिशियल चलेगा ही नहीं, इधर कौन चाहिए? 0। अगर ये 0 होता है तो इसको मैं क्या बोलूंगा? फाइनल। तो रेजिस्टेंस एट सम हायर टेम्परेचर T, resistance at higher temperature T equal to resistance at 0 डिग्री 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। लेकिन क्योंकि आपने इनिशियल टेम्परेचर 0 मान लिया तो फाइनल टेम्परेचर
T है, इनिशियल टेम्परेचर कितना था 0, तो डेल्टा T विल बी ओनली T। यहाँ तक क्लियर? गुड, करेक्ट। तो T क्यों लिखा? क्योंकि डेल्टा T इज T फाइनल माइनस T इनिशियल, इनिशियल कितना था 0। अब हमारे पास दो वैल्यूज है, एक को मैं बोलता हूँ R1 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T1, दूसरा वैल्यू था R2 R0 1 प्लस अल्फा T2। दोनों को डिवाइड कर दो। इफ यू डिवाइड दीज टू यू विल गेट R2 अपॉन R1 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T2 अपॉन R0 1 प्लस अल्फा T1। कैंसल है, कैंसल। ये क्या था 2, ये कितना था 1, तो 2/1। 1 प्लस अल्फा T2 तो फाइंड करना है, अपॉन 1 प्लस 27 अल्फा। वाई 27 300 केल्विन, मतलब कितना डिग्री? डिग्री में क्यों लिखा? क्योंकि अल्फा डिग्री में। तो दो ऑप्शन से आपके पास, अल्फा को पर डिग्री सेल्सियस से पर डिग्री केल्विन में लाओ, लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया, 300 केल्विन को लिख लिया। किसमें लिखा? डिग्री सेल्सियस। वो इजी था, क्रॉस 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 27 54, 1 प्लस अल्फा T2। ये 2 इधर आके 2 माइनस 1 मतलब 1, तो याद आएगा आपके पास 1 प्लस 54 अल्फा इक्वल टू अल्फा T2, करेक्ट। तो T2 इक्वल टू अल्फा से डिवाइड कर दो 1 बाय अल्फा प्लस 54 अल्फा बाय अल्फा मतलब 54। व्हाट इज अल्फा? 0.00125 मतलब 125 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 54। ये अभी सॉल्व किया था। 1100 नहीं है, ये 800 है। ये ऊपर जाके होगा 10⁻5, 10�5 मतलब 1000 इंटू 100, 1 एंड 8 और प्लस क्या कर रहे हो 54। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? 854 डिग्री सेल्सियस। तो 854 प्लस 273 केल्विन, 1127 केल्विन, 1127 केल्विन, ऑप्शन नंबर डी। गुड। ओके, सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। Next question. A wire of length 5 meter and radius 1 mm has resistance of 1 ohm. What length of the wire of the same material? Same material मतलब resistivity same होता है. At the same temperature and of radius 2 mm will also have resistance of 1 ohm. So resistivity rho and resistance R they same है. अब आपको पता होना चाहिए फ्रॉम दिस डायग्राम इटसेल्फ। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि अगले टॉपिक अगले क्वेश्चन में हमको यही डायग्राम चाहिए। तो यू मस्ट रिमेंबर, अगर हमने लेंथ बढ़ाया, इफ यू इंक्रीज द लेंथ, इन दैट केस क्या बढ़ेगा? रेजिस्टेंस। क्यों बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जितने जितने ज्यादा बेसिकली आपका लेंथ होगा उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स मतलब आयन्स इन दिस केस। तो द मोर नंबर, जितना ज्यादा लेंथ है उतना ही ज्यादा क्या है आयन्स है, जितने ज्यादा आयन्स है उतना ज्यादा क्या है कोलिजन है, जितना ज्यादा कोलिजन है उतना ज्यादा क्या है रेजिस्टेंस। तो वन थिंग इज फॉर श्योर, दैट इज resistance is directly proportional to length. अगर मैं इसका एरिया बढ़ाता हूं तो इंक्रीजिंग एरिया मतलब इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन आयन्स। अगर आयन्स का डिस्टेंस बढ़ेगा तो कोलिजन्स कम होंगे, मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, राइट। तो ये पता होना चाहिए फर्स्टली। फिर जब आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हो, then that is constant of proportionality, that is resistivity। इसको क्या बोलते हो? specific resistance, correct। but what do you see from here? A is proportional to L by R,
बट इन्होंने क्या बोला है, पहले केस में रेजिस्टेंस कितना था 1, दूसरे केस में कितना था 2 नहीं 1। A wire of length 5 meter and radius 1 mm has resistance of 1 ohm. What length of the wire, मतलब L2 पूछा है, L1 दिया है, L1 कितना है 5, R1 कितना है 1 mm, स्मॉल r मतलब रेडियस, कैपिटल R मतलब रेजिस्टेंस कितना दिया है 1। What length of the wire, what length मतलब क्या पूछा है L2 of the same material at the same temperature and radius, small r is 2 mm, will also have resistance of, मतलब रेजिस्टेंस क्या है कांस्टेंट। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बट एरिया इज पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया खुद प्रोपोर्शनल है किसको आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब L2 by L1 विल बी R2 by R1 का स्क्वायर। तो L2 इक्वल टू R2 था 2 mm, R1 था 1 mm और L1, तो L1 है, व्हाट इज L1 5, 2 स्क्वायर 4 into 5, तो कितना 20, ऑप्शन नंबर डी। dimensions of a block are 1 centimeter cross 1 centimeter cross 100 centimeter, मतलब 3D है, 3 डायमेंशन है, 1 क्रॉस 100, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया है आपको बेसिकली। इफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब कौन रेजिस्टिविटी, उसको डिनोट किससे करते हो रो से, इज 3 into 10⁻⁻7 ओहम मीटर। अब ये ओहम मीटर क्यों आया, क्योंकि सिंपल था, resistance R it was equal to rho L by A, so rho equal to R A by L, R is in ohm, A is in meter square and L is in meter, तो क्या आएगा ओहम मीटर, राइट। देन इंपॉर्टेंटली ये फॉर्मूला रहने देता हूं मैं, क्वेश्चन हम आगे पढ़े उससे पहले, बिफोर वी गो अहेड विद क्वेश्चन यू नीड टू अंडरस्टैंड वन बेसिक थिंग। सपोज दिस इज द वायर दैट वी हैव, अब फिलहाल इसका क्रॉस सेक्शन में सर्कल दिखा रहा हूँ फिलहाल, बाद में चेंज करूंगा। सपोज ये वायर है, मुझे अगर ए एंड और बी एंड इन दोनों के अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। फॉर एग्जांपल ये वायर है, तो जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन, मतलब लेंथ को परपेंडिकुलर चॉप करना, राइट। लेंथ को परपेंडिकुलर काटना पड़ेगा, फिर जो एरिया आएगा वो। तो अभी तक कभी कंफ्यूजन नहीं हुआ, क्योंकि हम हमेशा वायर लेते थे वेरी लॉन्ग और उसका क्रॉस सेक्शन था वेरी स्मॉल और वो भी था सर्कल, राइट। अब अगर क्वेश्चन पढ़ोगे, डायमेंशंस ऑफ अ ब्लॉक आर 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर क्रॉस 100 सेंटीमीटर, मतलब डेफिनेटली वायर ऐसा नहीं है, जो आपके पास कंडक्टर है वो ऐसा है ही नहीं। तो 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन है, स्क्वायर है, क्या है वो स्क्वायर है, राइट। तो हमारे पास ये 1 सेंटीमीटर ऐसा है एंड लेंथ कितना है उसका 100, तो लेंथ इज 100, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 100, दिस इज मोर और लेस 100, इमेजिन, समझ लेना आप। तो यू हैव दिस एज 100, क्योंकि ये थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ तो आंसर गलत आएगा, करेक्ट। तो इट इज समथिंग लाइक दिस, एक काम करना, इसको बोल देंगे लेंथ, इसको बोल देंगे थिकनेस टी, इसको बोल देंगे ब्रेथ, आपको आपकी मर्जी, इसको थिकनेस बोलना है बोलो, डजंट मैटर, करेक्ट। अब फॉर श्योर बी और टी क्या है 1 and 1, एल क्या है 100। आगे क्या बोला है, आगे बोला है इस ब्लॉक का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रो कितना है 3 into 10⁻⁻7 ओहम मीटर। Then the distance between the opposite rectangular faces, opposite rectangular बोल दिया उन्होंने,
क्या बोला? रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर फेसेस। इसका मतलब बेसिकली रेक्टेंगुलर फेस, यहाँ पे दो फेस है, एक है स्क्वायर और एक है रेक्टेंगुलर फेस। मतलब व्हेन यू विल बेसिकली check resistance, so you will check resistance between this space। समझ में आ रहा है कैसे काट रहे हो उसको? करेक्ट, यू आर कटिंग इट लाइक दिस। मतलब लेंथ कौन था? लेंथ यहाँ पे थिकनेस है, लेंथ यहाँ पे थिकनेस है। क्यों? क्यों? रेक्टेंगुलर फेस, अपोजिट फेसेस, विच फेसेस? अपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस। मतलब जो टर्मिनल ए था, एक यहाँ होगा, एक पीछे की तरफ होगा। तो वन टर्मिनल विल गो हियर, लेट अस से ए, एंड अदर इज हियर बी। करेक्ट। तो लेंथ क्या लोगे? इतना, इतना मतलब कितना? दिस मच, राइट। तो लेंथ विल बी इक्वल टू थिकनेस। आप जो लिखते हो ना, आर रो एल बाई ए, एल नॉर्मली ये लेंथ होता है, लेकिन इस केस में क्या बोला है? रेक्टेंगुलर फेसेस। फ्रंट फेस और बैक फेस क्या है? रेक्टेंगुलर फेस है। करेक्ट। नहीं तो नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। दो रेक्टेंगुलर फेसेस है तो वैसा कर लो, एक ऊपर का ले लो, एक नीचे का ले लो। करेक्ट। तो ऊपर का अगर मैं लेता हूँ और नीचे का लेता हूँ तो मैं रेजिस्टेंस किससे अक्रॉस फाइंड कर रहा हूँ? ए एंड बी। व्हाट विल बी द लेंथ? लेंथ विल बी दिस। व्हाट इज लेंथ? बी। करेक्ट। तो यहाँ पे जो आपने रो एल लिखा था, एल कौन है? बी है। जब मैंने आपको बोला वायर का रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो लेंथ को कैसे कट किया था? परपेंडिकुलर, बराबर। करेक्ट। तो लेंथ को परपेंडिकुलर कट करने के बाद जो मिला, क्या मिला? सर्कल। यहाँ पे लेंथ किसको माना है आपने? बी को। इसको कैसे कट करोगे फिर? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कट करोगे अगर, तो क्या मिलेगा? ये पूरा का पूरा एरिया। तो कौन सा एरिया? टॉप का एरिया। तो एरिया इस टॉप सरफेस का क्या है? एल इंटू टी। तो यहाँ पे क्या आएगा? रो बी एल इंटू टी। करेक्ट। गुड। तो बन गया फॉर्मूला। तो व्हाट इज आर? रो, व्हाट इज रो? 3 इंटू 10 रेज टू -7। व्हाट इज बी? 1 सेंटीमीटर, 10 पावर -2। व्हाट इज एल? 100 सेंटीमीटर, मतलब 10 पावर -2। व्हाट इज टी? 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 पावर, कैंसल 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 कैंसल, क्योंकि 100 और 10 पावर -2 भी कैंसल और कैंसल। तो कितना आया? 3 इंटू 10 पावर -7, क्या? ओहम। राइट। गुड। तो लुक, ऑप्शन नंबर बी। अब अगर गलती से, है ना, गलती से अगर मैंने इस लेंथ को लेंथ ले लिया होता और एरिया कौन सा होता फिर? बी इंटू टी। तो उस केस में क्या होता? आर इक्वल टू रो, लेंथ इज लेंथ, एरिया इज बी इंटू टी। रो कितना? 3 इंटू 10 पावर, लेंथ कितना? 100 सेंटीमीटर, मतलब 10 पावर -2। वैसे लॉजिकली स्पीकिंग पता होना चाहिए 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये आ गया आपके पास 1। करेक्ट। अपॉन बी इंटू टी, बी 1, टी 1, 1 इंटू 1 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी 1 सेंटीमीटर, टी 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर। ऊपर जाएगा तो 10 पावर -3। ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट। तो छोटी सी भी गलती की तो गए। तो याद रखना, ये लॉजिक समझना हमेशा। रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ वायर, मैं बार बार दिखा रहा हूँ, दिमाग में फिट कर लो, इन दोनों एंड्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस है प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस, क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर, क्योंकि मैं अलोंग द लेंथ भी काट सकता था, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं एरिया कौन से सेक्शन का लेते हैं? क्रॉस सेक्शन का। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। द करंट इन द एडजॉइनिंग सर्किट विल बी,
आपको यहाँ पे एक नेटवर्क दिया है जिसमें 3 रेजिस्टेंस है और एक वोल्टेज सोर्स है। आपको V दिया है, आप R इक्विवेलेंट फाइंड कर लो तो I मिल जाएगा, बिकॉज V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V बाय R, राइट। तो ये एक ट्राइंगल शेप है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पॉइंट है ये जंक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ जंक्शन। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो अदर डायरेक्शन फॉर करंट टू गो। तो ये जोक है, ऑप्शन नंबर सी। देख के समझ में आ गया कैसे। ये दो किस में है? 30+30 कितना होता है? अगर आप चेक करोगे तो इसको मैं अगर ए नाम देता हूँ, इसको बी बोलता हूँ, तो ये 30 किस में है? ए बी में। ये 60 किस में है? ए बी में। तो ये 60 और ये 30 किस में है? पैरेलल। तो एक काम करते हैं, इसको R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं, इसको R3 बोलते हैं। R2 एंड R3 आर इन सीरीज, तो सीरीज कॉम्बिनेशन को बोल दिया RS। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you can say R2 and R3 are in series. Therefore, RS equal to R2 plus 30 or 30, 60. So this is equal to 60 ohm. Then this RS and R1 are in parallel. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ये डायरेक्टली होता है R1 इंटू RS अपॉन R1 प्लस R1 इज 30, RS इज 60 अपॉन 60 प्लस 30, 90, 1 जा 3 जा 1 जा 20 जा, तो कितना है? 20 ओहम। ओहम लॉ हमको बताता है V इक्वल टू R इक्विवेलेंट। तो I इक्वल टू, what is I equal to? I equal to V by R equivalent। ये कितना था? ये कितना है? तो कितना है? 1/10 एम्पियर। करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। अब दिस इज राइट, बट रिमेंबर अल्टीमेट एम इज नॉट टू राइट फुल सॉल्यूशन बट टू मेक ट्रिक। तो फिर ट्रिक कैसे बनता है? और ये आना चाहिए, ये प्रैक्टिस से ही आता है। अनलेस यू प्रैक्टिस हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ एग्जाम्पल, तब तक ये नहीं होगा। सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC। मुझे अगर बी और सी में इक्विवेलेंट फाइंड करना है, डजंट मैटर आप किसको ए बोल रहे हो, किसको बी बोल रहे हो, किसको सी बोल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। इसको बी बोल दो, ठीक, इसको ए बोल दो, ये भी चलेगा, और इसको बोल दो सी, डजंट मैटर रियली। सिर्फ अल्टीमेटली करना क्या है? सपोज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, सपोज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। रिमेंबर वन थिंग, जिस दो टर्मिनल्स के अक्रॉस आपको पूछा होगा इक्विवेलेंट फाइंड करो, मतलब सपोज ए और बी, तो सबसे पहला काम ये करना, ए और बी के अक्रॉस दो पॉइंट को मार्क कर देना है, टर्मिनल दिखा देना। क्योंकि कम से कम ये टर्मिनल मार्क करने का आपको समझ में आएगा कि ऊपर के दो सीरीज में, ऊपर के दो का सीरीज और नीचे है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ R1, इसको बोल देता हूँ R2, इसको बोल देता हूँ R3। ये दो किस में है? तो ऊपर का क्या आएगा? R2 प्लस, और ये R2 प्लस R3 और R1 किस में है? तो व्हाट इज इक्विवेलेंट? R1 इंटू R2 प्लस R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। क्योंकि होता यही है ना, R1 इंटू RS अपॉन R1 प्लस RS, R1 इंटू RS क्या था? R2 एंड R2 प्लस R3। तो R1 इंटू R2 प्लस R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर ये याद होगा, सपोज यू नो दिस, करेक्ट, राइट, तो कितना था? 30 प्लस 30 60, 30 प्लस 30 60, राइट, 30 प्लस 30 प्लस 30 90, करेक्ट, राइट। डायरेक्टली सॉल्व हो गया, कितना आ गया? 20, करेक्ट। तो अगली बात से याद रखना, R1 इंटू R2 प्लस R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। नंबर 2, हम सब सही कर रहे हैं, कैसे समझेगा? हर एक रजिस्टेंस कितना था और फाइनल आंसर कितना आया?
20। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है? लेस होता है, लेस देन इंडिविजुअल। नंबर 3, ये तुम तभी अप्लाई कर सकते हो जब तीनों रेजिस्टेंस ट्राइंगल में सेम हो। सेम नहीं हो तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। डन। तो एज आई जस्ट सेड, this formula is applicable if and only if all three resistances are same. तो सब्स्टिट्यूट कर दो r 2r, what is this 2r square, ये कितना है 3r, r plus r plus r कैंसल कैंसल, तो कितना आएगा 2r by 3, r कितना था 30, 30 by 3 कितना 10, 10 into 2 कितना 20। तो अल्टीमेटली दिस इज 2r by 3, क्योंकि ये तभी अप्लाई करोगे व्हेन ऑल दिस थ्री रेजिस्टेंसेस आर सेम, दे हैव सेम वैल्यू। गुड। तो डायरेक्टली 2r by 3, डायरेक्टली 2r by 3, 2r by 3, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा फिर मैं पूछूंगा, बताओ आंसर। करेक्ट। ओके। थ्री रेजिस्टर्स each of 2 ohm are connected together in a triangular shape. The resistance between any two vertices is, मैंने अभी अभी बोला कि आगे क्वेश्चन आएगा और मैं पूछूंगा। तो कितना था हर एक रेजिस्टेंस? 2 था, 2। क्या बोला है 2, तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा 2R by 3। R कितना है 2, तो कितना आ गया 4 by 3, तो 4 by 3 ओम है क्या 4 by 3? ऑप्शन नंबर ए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, पे अटेंशन, एवरी वन ऑफ यू शुड बी पेइंग अटेंशन। अब लास्ट ईयर तक आई वाज टेकिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन डिटेल, हर एक स्टेप, ये इक्विवेलेंट इसका ऐसा दिखेगा, उसका इक्विवेलेंट वैसा दिखेगा। अब हम लोग नहीं करेंगे बिकॉज यू आर एट अ स्टेज वेयर यू कैन बेसिकली सॉल्व सच क्वेश्चंस ओरली। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मैंने बताया आपको, पहले तो इसको मार्क डाउन करो, इधर ए इधर बी। अब बहुत क्लियर है, यहाँ तो पहली बात गैल्वेनोमीटर लगाया नहीं, लगाया भी होता तो ये होता बैलेंस व्हीटस्टोन नेटवर्क, क्योंकि ये R1 ये R2, व्हाट इज R1 अपॉन R2? हाँ, लेकिन R1 कितना है 3, R2 कितना है 3, 3 by 3 1, ये है R3, ये है R4, R3 by R4 1, तो R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4, मतलब क्या है ये बैलेंस व्हीटस्टोन नेटवर्क। क्योंकि व्हीटस्टोन नेटवर्क बैलेंस है तो इन दोनों के बीच में कुछ हो या नहीं हो फर्क पड़ता है क्या? नहीं। इसका मतलब ये दोनों किस में है सीरीज में, तो दिस वन एंड दिस वन दे आर इन सीरीज, तो 3 + 3 कितना 6 ओहम, ये दोनों भी किस में है सीरीज में, तो 3 + 3 कितना 6 ओहम, तो these two are also in series, so this is equal to 6 ओहम, राइट। तो ये किसमें है 6 ओहम। अब मुझे बताओ ये 6 ओहम और ये 6 ओहम, when you have n resistors of same value in parallel, what is equivalent? R by n, तो यहाँ पे 6 by 2, क्योंकि R कितना है 6, कितने टोटल 2, तो ये दोनों क्या आएंगे मिला के 6 by 2, मतलब कितना होगा 3, ये 3 और ये 3 सीरीज, कितना आ गया 9, राइट। तो 3 3 3 हाउ मच 9, ये 9 और ये टोटल 6, दे आर इन पैरेलल। तो आपको पता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट? 9 into 6 upon 9 plus 6, so 9 into 6 upon 15, 3 the 5 the 18 by 5, 18 by 5, 18 by 5 मतलब 36 by 10, 36 by 10 मतलब 3.6 ओहम। ऑप्शन नंबर डी 3.6 ओहम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
again, effective resistance between A and B in the figure is, मैंने अभी अभी आपको बताया, सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए और इस बिल्कुल गड़बड़ नहीं, सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए एंड बिल्कुल गड़बड़ नहीं। मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो दो पॉइंट में आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, सबसे पहले उन दो पॉइंट्स को मार्क डाउन करो। इसका मतलब ये होता है, क्यों किया, क्योंकि ये पक्का पता है कि बाकी पूरा सर्किट पहले सॉल्व करना। सपोज आपने मार्किंग किया नहीं होता, फिर आप बोलते ए और बी, फिर बीच में ही ऐसा ध्यान में आया, अरे ये दोनों सीरीज में है ना, सीरीज में है, लेकिन सॉल्व नहीं करना है तो उसको आखिरी में, क्योंकि किसमें बोला है, ए और बी में, तो इसका मतलब ये मैंने छोड़ के रखा है, मुझे पहले पूरा ऊपर का सॉल्व करना है। अगर बोला होता बी एंड सी में, अगर बी एंड सी बोला होता तो फिर मैं इसको आखिरी में सॉल्व करता। अगर बोला होता डी एंड सी में तो डेफिनेटली मैं बोल देता कि हाँ ये सीरीज में है अब, राइट। तो रिमेंबर, जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो पहले उसको मार्किंग करके छोड़ दो, ऊपर का बचा हुआ पूरा सॉल्व करो, इस ब्रांच को आखिरी में देखेंगे। तो अब ये दोनों किसमें है, तीनों तीन कितना होता है, ये जो ऊपर का 6 ओम है किसमें है, ए और सी में, ये जो 6 ओम है किसमें है, तो पैरेलल 6 और 6 का पैरेलल कितना होता है, 3, तो ये पूरा ब्लॉक मिला के कितना हो गया, 3, राइट। अब मैं आपको इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे दिखा दूंगा, सो दैट, अब देखो क्या था, हमारे पास ट्राइंगल था, सम ट्राइंगल, सपोज ऐसा एक ट्राइंगल है, सपोज यहाँ था ए पॉइंट, यहाँ था बी पॉइंट, यहाँ पे है एक रेजिस्टेंस जो है 3 ओहम का, 3 है ना, यस, ये था ए, ये था बी, यहाँ पे है सी। हमने ये ऊपर का पूरा ब्लॉक सॉल्व करके कितना मिल गया, 3, तो ये कितना है, 3, और यहाँ पे कितना है, 3, करेक्ट। डू यू रिमेम्बर, this is R1, this is R2, this is R3 and this is triangle 2R by 3, कितना, 2R by 3, so what is RAB, it will be 2R by 3, 2R, R कितना है, 3, कितना आएगा, और मैंने बताया था यहाँ पे 3 3 3, तो इससे कम, 2 इससे कम है क्या, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Next question. Resistances of 6 ohm each are connected in the manner shown in the adjoining figure with current 0.5 ampere as shown in figure. The potential difference between P and Q, Vp minus Vq. You know what is Ohm's law? V equal to IR. तो V लिखो या डेल्टा V लिखो, जब जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो होता है। तो Vp माइनस Vq मतलब कौन, डेल्टा V, डेल्टा V मतलब डिफरेंस इन पोटेंशियल, तो डेल्टा V इक्वल टू IR। तो पहले इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, 6 6 और 6 पैरेलल में, 6/3 कितना, 2, ये दो सीरीज में कितना, 12, और ये 12 और 6 पैरेलल में, 12 into 6 upon 12 plus 6. So this will be 12 into 6 upon 12 plus 6. 12 into 6 upon 18. 1 the 3 the 1 the 4 the, कितना आ गया, तो ये ओवरऑल कितना है, 4 ओहम, ये 4 और ये 2 6 राइट। तो देन Vp minus Vq equal to IR, करेक्ट, राइट। ये फाइंड करना है, व्हाट इज करंट, डायग्राम में दिया है कितना है, 0.5, और R इक्विवेलेंट कितना आया, 6, कितना, 3 वोल्ट, कितना, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी। तो ये 6 कैसे आया, ये 6 कैसे आया, क्योंकि ये 2 और ये 4, 2 and 4 दे आर इन सीरीज, तो दोनों मिला के कितने हो गए, 6 ओहम, राइट। So 6 ohm. Next question. In Wheatstone's fridge, P 9 ohm, Q
11 ohm, R 4 ohm, S 6 ohm. How much resistance must be put in parallel to resistance S to balance the bridge? तो 4 resistances है और already you know कि how does a Wheatstone's network look like. So I hope you remember Wheatstone's network के लिए what do we do is हमारे पास एक quadrilateral होता है. So we have quadrilateral shape and I hope you all remember कि यहाँ पे quadrilateral shape होता है. Do you remember Wheatstone's network? So you have a quadrilateral shape structure. पहले मैं स्क्वायर बनाऊंगा उसको बाद में quadrilateral में कन्वर्ट कर दूंगा. Then ऐसा है स्ट्रक्चर. यहाँ पे कौन सा था R1, यहाँ कौन था R2, यहाँ कौन था, ये कौन था R1. तो पहला क्या बोला है P, तो R1 कौन है, दूसरा कौन बोला है Q, तो R2 कौन है Q, तीसरा कौन बोला है S नहीं बोला है R, तो R इज नथिंग बट R3, आखिरी में कौन बोला है S, तो R4 कौन है, वैल्यू भी दी है, ये कितना है 9, ये कितना है 11, 4, this is 4 and this is 6. So definitely as you can see R1 upon R2 मतलब P by Q is nothing but 9 by 11 और R3 by R4 is equal to 4 by 6 मतलब कितना 2 by 3. So R1 by R2 is not equal to R3 by R4 मतलब नेटवर्क इज नॉट बैलेंस्ड. तो नेटवर्क बैलेंस नहीं है और नेटवर्क को बैलेंस करना है तो हमको यहाँ पे रेजिस्टेंसेस चेंज करने पड़ेंगे. तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज कि S के अक्रॉस में कितना पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाऊं सो दैट द नेटवर्क बिकम्स बैलेंस. तो मैं इसको बोल दूंगा X. ये जो R4 है ये R4 में X और कौन है R4, इसको मैं बोल दूंगा R4 डैश. व्हाट इज R4 डैश, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R4 एंड X. करेक्ट. अब नेटवर्क बैलेंस हो जाएगा क्योंकि हमने पैरेलल में लगाया क्यों, टू बैलेंस द नेटवर्क. तो वही तो क्वेश्चन है, हाउ मच रेजिस्टेंस मस्ट बी पुट इन पैरेलल, किसको S को, S को कितना रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना चाहिए सो दैट द नेटवर्क इज बैलेंस. मतलब अब मैं लिख सकता हूँ R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4 डैश. R1 कितना था 4, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है किसका S और X. yes. तो R4 भी बोल सकते हो, तो बोल सकते हो XS अपॉन X प्लस X. 9 by 11 4. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S दिया है 6, राइट. तो X इंटू 6 अपॉन X प्लस 6, इसको सॉल्व करेंगे 2 जा 3 जा, राइट. ये शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर दो, कितना आ गया 27 बाय 11 और ये भी 2 22 ये सीधा जाएगा ऊपर, ऊपर जाके मतलब x प्लस 6 अपॉन नीचे कितना है x. करेक्ट. क्रॉस मल्टीप्लाई 27 इक्वल टू 22x प्लस 6. 22 प्लस 22 इंटू 6 132. 5x equal to 132. X equal to 132 by 5. How much? 26.4. So 26.4. 26.4. Option number C. Good.